Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. Here I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. UV Educational Center में आपके लिए आए हैं TS Eliot के ऐसे को और TS Eliot कैसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, इसके बहुत ही मेन पॉइंट्स आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ही कम वक्त में, क्योंकि इसके कीवर्ड्स भी आने वाले हैं सेकंड वीडियो में। ऐसे जो हम देख रहे हैं ये ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ये अनऑफिशियल मैनिफेस्टो है पॉलिसी के हिसाब से। पॉलिसी होती है एक मंशूर, जो कोई हुकूमत वगैरह कोई मंशूर बनाती है या कोई कानून बनाते हैं। उसने बताया कि जनाब ये गैर सरकारी किस्म का एक मंशूर है हमारे सामने, जो एलियट ने हमें क्रिटिसिज्म के टॉपिक पर दिया है, और ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। और पहला हिस्सा जो है वो ट्रेडिशन के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है, उनके मसाइल के साथ लेकर चलता है, और दूसरे हिस्से में वो अपने उस पर्सनैलिटी वाले कॉन्सेप्ट को टच करता है जिसके ज़रिए एक आर्ट एक्सप्लेन किया जा सकता है, जिसके ज़रिए एक आर्ट हम तक पहुंचाया जा सकता है। और वो चाहता है कि ये जो तीसरा हिस्सा है ना, जो उस जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन पेश कर रहा है। टीएस एलियट ने जो 3 हिस्से बनाए, उन 3 हिस्सों की हमने डिस्कस की। अब हम उन 3 हिस्सों को आगे लेकर चलते हैं। 3 हिस्सों की डिस्कस के बाद पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 पे क्या कहना चाह रही हैं? पार्ट 1 में कह रही हैं कि ट्रेडिशन जो है उसका मतलब क्या है, कि हम ये जो कोटेशन है ये इन्वर्टेड कॉमास में है, फॉलोइंग द वेज ऑफ द इमीडिएट जनरेशन इन अ ब्लाइंड और टाइम एंड अडहेरेंस। हम उनको पिछले वालों को ऐसे देखें कि अंधाधुंधा उन्हीं को फॉलो करते जाएं और उन्हीं की लॉयल्टी करते जाएं। और ट्रेडिशन जो है वो पॉजिटिवली होनी चाहिए, बी डिस्कर्ज्ड। इनके कहने का मतलब ये है कि हम ये ना हो कि हम जो अपने हिस्टोरिकल सेंस से ले रहे हैं, जो हम पिछले लिखारियों से ले रहे हैं, उन्हीं को लेके आगे चलते जाएं। उनके साथ साथ हमें पास्ट से डायरेक्शन मिलती है, गाइडेंस मिलती है, लेकिन प्रेजेंट जो है उससे हमें हटना नहीं चाहिए। पास्ट को लेके साथ चलना चाहिए लेकिन प्रेजेंट शामिल करना चाहिए। ट्रेडिशन कैन नॉट बी इनहेरिटेड। वो कहता है जनाब ये भी नहीं हो सकता कि आपको ये विरसे में मिली जाए, प्लेट में रख के आपके आगे पेश कर दी जाए, ये ले जाइए आपको मिल गई। नहीं, इसके लिए आपको बड़ी ग्रेट लेबर करना पड़ती है, बहुत ज़्यादा कोशिश करना पड़ती है, फिर आप इसे हासिल कर पाते हैं। ट्रेडिशन जो होती हैं इसमें हिस्टोरिकल सेंस होती है। हिस्टोरिकल सेंस क्या है? हिस्टोरिकल सेंस जनाब विच is a sense of timeless as well as of the temporal. temporal वही chronological आ गया, टाइम के अंदर ही आ जाती है, of और timeless and temporal together। इस सेंस को बताना चाहता है कि इसके अंदर 2 चीजें आ जाती हैं, एक तो टाइमलेस आ जाती है और एक टेम्पोरल आ जाता है। एक टेम्पोरल यानी टाइम के बगैर, और टेम्पोररी तौर पर ये आती है हमारे पास, ये वाली सेंस। ये सेंस ये नहीं कि आप इस सेंस को गेन कर लेते हैं, इस सेंस को हासिल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा लेबर करना पड़ती है, फिर आप जाके किसी पोइट को काम को समझते हैं। इनफैक्ट ये एलियट ने जाके खुद भी तो जॉन डन के काम को समझा और फिर उसको मेटाफिजिकल पोइट के तौर पर पेश किया, और फिर अपनी पोइट्री को साथ में उसके साथ पेश किया। नंबर 3 में वो कहना चाहते हैं कि जनाब ये जो ट्रेडिशन है वो बहुत ज़रूरी है, हिस्टोरिकल सेंस जो है उसको भी बहुत ज़रूरी होना चाहिए। वो क्या करती है, वो एक राइटर को बनाती है और उसको कॉन्शियस देती है, उसको सेंस देती है कि वो वक़्त में किस मकाम पर खड़ा है, और इसके साथ-साथ वो अपने टेम्परेरीज़ के काम को भी देखता है, जो कि टेम्परेरी उसके अपने वक़्त के हैं। ये भी कोटेशन है जो कि अंडरलाइन है। टेम्परेरी वही है हैपनिंग और एक्जिस्टिंग एट द सेम टाइम, जो आपके हम असर कहलाते हैं। एक और कोटेशन में कहते हैं, नो पोएट नो आर्टिस्टिक ऑफ एनी आर्ट हैज़ हिज कंप्लीट मीनिंग अलोन। किसी भी शायर, किसी भी आर्टिस्ट, किसी भी फनकार का काम और उसका अलग और अकेला मानी कोई नहीं रखता है। उसकी सिग्निफिकेंस अहमियत होती है, उसकी अप्रिसिएशन होती है, और उसकी अप्रिसिएशन इस वजह से होती है कि उसका रिलेशन हो गया है माजी के शायरों के साथ जो कि वफात पा चुके हैं। इस तरह से आप किसी भी शायर को अकेले वैल्यू नहीं दे सकते। ये भी हमारी कोटेशन है, और ये कोटेशन आपने याद करनी है, ये हमारे कीवर्ड्स में शामिल है। ये जो अंडरलाइन कोटेशंस है ये आपने याद करनी है और अपने क्वेश्चंस में ऐड करनी है। कहते हैं आप भी किसी भी बंदे को अकेले वैल्यू नहीं दे सकते जब तक कि उसका कंपेयर एंड कंट्रास्ट ना किया जाए पिछले शायरों के साथ। रिलेशन देख ले, रिलेशन जो है शायर का वो माजी के साथ कैसे है, क्योंकि माजी के साथ रिलेशन लेकर ही वो आगे बढ़ता है। बट डिफरेंस द प्रेजेंट एंड द पास्ट। अब उसका प्रेजेंट किसके साथ है? बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट, उसके साथ इन दोनों को लेके, फर्क को लेके आगे जाना है, और फिर हमने देखना है कि उसके प्रेजेंट में कौन सी बाखबरियां हैं और कौन सा उसका शौर, किस तरह से उसकी सेंस काम कर रही है। इनको लेकर आगे चलेंगे और इसी को फैलाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, और वो अपने माजी से बाखबर होना चाहिए।
आगे चलेंगे तो अकॉर्डिंग टू एलियट, एलियट कहते हैं कि जनाब लर्निंग दैट पोइट्रिक सेंसिबिलिटी, इस कोटेशन को अभी हम इस पॉइंट को बात करते हैं कि जो जो हमारे वफात पा चुके शायर हैं उनके अगर काम को देख लिया जाता है तो हम नॉलेज हासिल कर सकते हैं। किसी भी किस्म की एबिलिटी को, पोइटिक फैकल्टीज को ख़त्म किए बगैर, उन्हें खोने के बगैर, उन्हें कम करने के बगैर हम उनसे बहुत कुछ अब्जॉर्ब जज़ब कर सकते हैं। अब हमें चाहिए क्या, कि हमें चाहिए कि इस चीज़ पे ज़ोर दें कि शायर अपने अंदर एक ऐसी सेंस डेवलप कर दे, उसको फ़रोग़ पाए, उस सेंस के साथ काम करे जो कि माज़ी को लेकर साथ चले, और फिर इसके ज़रिए वो अपने कैरियर को डेवलप करेगी। उन्होंने पहले पार्ट में ये सब कुछ डिस्कस किया जो हमने इम्पोर्टेंट कोट्स निकाल दिए। पार्ट 2 में देख लेते हैं, वो कहते हैं कि जनाब पर्सनैलिटी एंड पोएटिक एक्सप्रेशंस। यहाँ पर ये 2 चीज़ें होती हैं, एक तो पर्सनैलिटी होती है, एक जो शायरी के तासुरात आ रहे हैं वो इस तरह से हैं। इन दिस पार्ट एलियट ने हमें क्या बताया, डिस्कस किया है कि जनाब ये जो शायरी का ताल्लुक है शायर के साथ, कैसे वो इसे कहते हैं कि एक पोइट जो होता है वो कैटलिस्टिक होता है। कैटलिस्टिक क्या है, एक मीडियम है, एक जरिया है। कैटलिस्टिक इज द मीन ऑफ मीडियम और द जरिया। वो बता रहा है कि ये एक ऐसा जरिया है जो इनहेंस करता है उसकी इंटेंसिटी को, केमिकल की शिद्दत को बर्दाश्त करता है, और फिर इस प्रोसेस से गुजरता है, और प्रोसेस से गुजरने के बावजूद वो मोशनलेस रहता है, वो कोई रिएक्ट नहीं करता। हालांकि किसी केमिकल का अगर इफेक्ट हो तो माइंड रिएक्ट करता है, लेकिन शायर का माइंड एक ऐसा कैटलिस्टिक होता है जो किसी भी केमिकल की इंटेंसिटी को बर्दाश्त कर सकता है, और वो एंड तक चेंज नहीं होता, अपने जिसे कहते हैं ना, अपने उससे एम से हिलता नहीं है। पोइट जो है वो एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा जरिया है। इस मीडियम को हमने एरिस्टोटल के साथ भी देखा था कि जो मीडियम का वो जिक्र करते हैं ट्रेजेडी में, और ये मीडियम वही है कि शायर एक ऐसा ज़रिया है जिसकी ख़ास फीलिंग्स होती हैं, और वो इन फीलिंग्स के ज़रिए आज़ादी हमें दिखाता है। आज़ादी के साथ वो दाखिल हो जाता है नए कॉम्बिनेशंस में, नई चीज़ों में, और उनके नए अनासिर भी उसके साथ होते हैं, और वो शामिल कर देते हैं उसे एक कैटालिस्टिक के तौर पर हमारे सामने। और ये 2 तरह के होते हैं, एक तो इमोशंस और दूसरा फीलिंग्स। इमोशन और फीलिंग्स, 2 तरह के इन्वर्टेड कॉमास लगाए गए हैं, और ये कैटालिस्टिक से हासिल होते हैं। ये आपने दोनों ऐसे ही याद रखने हैं। पोएट्री की तरफ चलते हैं तो पोएट्री कहता है कि जनाब वो इमोशन से एस्केप्स है। हम अपने जज़्बात से दूर रहेंगे, अपने जज़्बात को पोएट्री में नहीं डालेंगे, और पोएट्री एक टर्निंग लूज़ है इमोशंस का। ये भी बड़ी ज़बरदस्त कोटेशन है हमारी। ये आपने सारी की सारी मैंने कोटेशंस निकाल दी इस वजह से कि आपने इन्हें ही याद करना है। वो टर्निंग लूज़ है उससे, इमोशंस से। एस्केप फ्रॉम द इमोशंस, इट इज़ नॉट एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी। हम पर्सनैलिटी को बयान नहीं कर रहे कि भई मेरी ज़ात कैसी है वो आगे रखी जाएगी, नहीं। एस्केप फ्रॉम द पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी से एस्केप किया जा रहा है। ये कोटेशन सारी की सारी आपको याद रखनी होगी। एक बैड पोएट जो है वो क्या करता है, वो अपने अनकॉन्शियस में जब जाता है तो वो कहता है कि भई जनाब मैं कॉन्शियस में हूँ, और जब वो कॉन्शियस में आता है तो वो कहता है कि भई मैं अनकॉन्शियस में हूँ। एक बैड पोएट की ये अलामत होती है, वो अपने सेंसेस में कायम नहीं रहता है, अपने सेंसेस से हिल जाता है, अब उसका दिमाग उसके अपने काबू में नहीं होता। यहाँ पर ये लीड बताना चाह रहे हैं कि जनाब इट इज़ कंसंट्रेशन व्हिच इज़ एसेंशियल फॉर पोएट्री। पोएट्री के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर ऐसा हैपन हो सकता है, वो शऊर में जाता है और शऊर में आके कोई चीज़ें कर लेता है अपनी थॉट से, अपनी थिंकिंग से, और ये सब कुछ कैसे होता है, ये स्टिलनेस की वजह से होता है, ट्रैंक्विलिटी की वजह से होता है, काम एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। शायर को जब शायरी करनी होती है तो उसे एटमॉस्फेयर भी वैसा चाहिए होता है जिस एटमॉस्फेयर में काम कर सके। पार्ट 3 की तरफ जाते हैं तो ये लास्ट पार्ट है जिसमें उन्होंने कोटेशंस ली हैं अरिस्टोटल की, डी अमीना, व्हिच मीन्स द माइंड इज डबल्ड doubtless, the mind is doubtless something more divine and unimpressionable. हमारा जो माइंड है वो किसी भी शक व शुबे से बालातर होना चाहिए, और कुछ इलाही किस्म का होना चाहिए, और उसके अपने इम्प्रेशंस उसमें नहीं होने चाहिए, अनइम्प्रेशनेबल होना चाहिए, अपनी ज़ात का जिक्र नहीं देना है। एलियट यही चाहते हैं कि डाइवर्ट करें, चेंज करें इंटरेस्ट फ्रॉम द पोइट टू द पोइट्री। हम शायर की ज़िंदगी को छोड़ें, शायरी की तरफ जाएं। हम यहाँ क्यों नहीं लिखते हैं अपने मास्टर्स के पेपर्स में शायरों की ज़िंदगी, क्योंकि शायरों की ज़िंदगी को बताने से बेहतर है कि हमें उनके काम के बारे में बताया जाए। ऐसा ही क्वेश्चन आपको आने वाला है, जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो आपने पोइट्री के बारे में बताना है, पोइट के बारे में नहीं बताना है। और इन्हीं चीज़ों के वो हमें गाइड भी कर रहे हैं, और हमें अपने सारे के सारे अंदाजे बता रहे हैं कि असल में पोइट्री होती कैसे और कैसी करनी चाहिए। एक और कोटेशन दे रही हैं कि ये जो इमोशंस होते हैं ना, वो आर्ट में ज़ातियात पर
मबनी नहीं होते हैं, हमारी ज़ात उन जज़्बात में शामिल नहीं होती हैं। शायर जो होता है वो नहीं पहुँच सकता अगर वो अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को बाहर नहीं निकालेगा अपने इर्द-गिर्द से। मुकम्मल तौर पर उसका काम उस वक़्त तक डन नहीं होगा। अब ये जो एलियट हैं वो फिर हमें एक बड़ी अच्छी क्रिटिसिज़्म की एफ़र्ट के हवाले से एक हवाला देते हैं कि असली जो ओरिजिनैलिटी होती है ना ऐसे की किसी भी किस्म के मज़मून को लिखने में जो असल पाया जाता है, वो जॉर्ज वॉटसन क्या कहते हैं? वो कहते हैं लाइज़ नॉट इन इट्स एंटी लिबरलिज़्म। एंटी लिबरलिज़्म आज़ादी के बगैर उसमें नहीं पाया जा सकता, बट इट इज़ एप्लीकेशंस, लेकिन ये चलती रहती हैं, ये उसके साथ ये सारी की सारी चीज़ें ऑफ दिस फैशनेबल डॉक्टराइन, ये जो हमारा एक जदीद किस्म का नज़रिया आ गया है टू द इमीडिएट क्रिटिकल सिचुएशन। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो हम इनको लेकर आगे चलते हैं। ये कोट हमें जॉर्ज वेस्टन ने दी और इससे पहले हमने सारी की सारी कोट्स टी.एस. एलियट की ली हैं और टी.एस. एलियट का ऐसे लिया हमने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, और इसका आपको इंशाल्लाह समझ आ चुका होगा। टी.एस. एलियट का पूरा नाम याद रखेंगे, थॉमस स्ट्रेन एलियट, ये याद रखेंगे कि इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी लिया है। Thanks a lot for watching. Like, subscribe and share our channel. See the links which are appearing on the screen now. Allah Hafiz.